हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक की साइंस की सेकंड चैप्टर का 6th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके प्रैक्टिकल या एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हम किस तरीके से प्योर कॉपर सल्फेट को एक इम्प्योर सैंपल से पा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्टिविटी 2.9 स्टार्ट करते हैं। टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। आपको क्या करना है, चाइना डिश में आपको इम्प्योर सैंपल लेना है कॉपर सल्फेट का और आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम लेना है। डिसॉल्व करना है उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ द वाटर, यानी कि आपको थोड़ा ही वाटर की क्वांटिटी रखनी है। फिल्टर करना है इम्प्योरिटीज़ को उसमें से, ठीक है। फिर और ये किसके थ्रू होगा, फिल्टर पेपर के थ्रू होगा। उसके बाद है इवेपोरेट करना है वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन पाना है तो आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से वाटर को क्या करना होगा, इवेपोरेट करना होगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, कवर करना है आपको इस सॉल्यूशन को विद अ फिल्टर पेपर से एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड। आपको क्या करना है, इसे कवर करना है फिल्टर पेपर से और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है रूम पर, रूम के टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड उसको ठंडे होने के लिए छोड़ना है 1 दिन के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। आपको क्या मिलेगा आफ्टर अ 1 डे कि उसमें क्रिस्टल्स आ गए हैं कॉपर सल्फेट के चाइना डिश में। और क्रिस्टल्स किस तरीके के हैं, जैसे कि मैं आपको अभी शो करती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। सो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो इस तरीके से दिख के एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एकोमोडेट हो जाते हैं, यानी कि कलेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अ चाइना डिश। आपने चाइना डिश में क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि चाइना डिश में क्रिस्टल्स आ गए थे कॉपर सल्फेट के। एंड आगे है, डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक। क्या दिखने में क्रिस्टल्स एक जैसे थे, तो मैंने आपको जैसे कि इमेज में शो किया था, तो हाँ जो क्रिस्टल्स थे वो दिखने में क्या थे, एक जैसे थे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन अ चाइना डिश। आप किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो क्रिस्टल्स को लिक्विड में से जो चाइना डिश में था। सो हम नॉर्मली उसको फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टल को, किस में से, लिक्विड में से। एंड आगे बढ़ते हैं, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाइड सॉलिड। यानी कि हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्यों करते हैं यूज़, ताकि हम सॉलिड को प्योरीफाई कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, हम जो अपना घर में नमक यूज़ करते हैं वो किससे बनता है, वो नॉर्मली सी वाटर से बनता है, ठीक है। अब सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। अब मैं अगर उसको इवेपोरेशन के थ्रू नमक बनाने की कोशिश करूँ तो नमक तो बन जाएगा, मगर उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी उस सॉलिड में। बट उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए देखो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। पहली जो सॉल्युबल होती है, दूसरी जो इनसॉल्युबल होती है। तो अगर हम नॉर्मली इनसॉल्युबल की बात करें तो उसे तो सेपरेट करना आसान होता है, बट इनसॉल्युबल जो होते हैं वो तो पूरे डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, तो जिस वजह से उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जिसे हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। सो टू रिमूव करने के लिए इन इम्प्योरिटीज़ को जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का, उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड आगे है, क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है जो सेपरेट करता है प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। वो प्योर सॉलिड को क्या करता है, सेपरेट करता है। क्या करता है, प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है, वो भी किस फॉर्म में, अपने क्रिस्टल्स के फॉर्म में, अपने प्योर सॉलिड फॉर्म में सेपरेट करता है, किस में से, सॉल्यूशन में से किसी भी। अब उसके आगे है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर दैन द इवेपोरेशन टेक्निक। जो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है वो इवेपोरेशन टेक्निक से ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐसा क्यों है, पढ़ते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक अ शुगर में गेट चार्ड
ऑन अ हीट टू ड्राइनेस। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे सॉलिड भी होते हैं जो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं इवेपोरेशन के टाइम पे। डिकम्पोज यानी कि टूट जाते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में फिर कोई नया कंपाउंड बना लेते हैं। या फिर लाइक अ शुगर, या फिर शुगर की तरह वो क्या हो जाते हैं, चार्ड हो जाते हैं। इसका मतलब होता है झुलस जाते हैं, जल जाते हैं जब उसको हीट किया जाता है ज़्यादा। क्योंकि देखो इवेपोरेशन के कंपैरिजन में हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो क्या है, वो ज़्यादा बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में हीट की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मल हीट भी चलती है और ना ही हमें किसी भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको बॉईल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें बस नॉर्मल हीट चाहिए होती है, जिस वजह से हम बस क्या बना सकते हैं, हम अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कोई भी अगर हम कंपाउंड ले रहे हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं तो वो जलेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि शुगर जो है वो जल सकता है इवेपोरेशन के अगर मेथड को अप्लाई करते हैं तो, बट अगर हम हमारे क्रिस्टलाइजेशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा जलने के चांसेस नहीं होंगे, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हीट की नीड नहीं होती है। ओके, एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिज़ोल्व। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी भी होती है जो डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन में से। सो इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद भी उसमें रह जाती हैं कुछ। तो ऑन द इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन जब हम करते हैं तो कंटेनमेंट हो जाता है जो सॉलिड होता है, यानी कि दूषित हो जाता है। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप भी समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे भी इम्प्योरिटीज़ होती है जो डिज़ोल्व होती है किसमें, किसी भी सॉल्यूशन में, एंड जिस वजह से उसको फिल्टर करना आसान नहीं होता है क्योंकि वो तो होमोजेनस मिक्सचर हो गया, एंड होमोजेनस मिक्सचर को तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। सो हमारे पास मेनली वैसे अगर आपको बात की जाए कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो कितने टाइप की होती है, तो हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है सॉल्युबल, दूसरी होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जो सॉल्युबल होती है जो हम पहले इनसॉल्युबल की बात करते हैं। जो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी इम्प्योरिटीज़ होती है, देखो वो वाली होती है जो छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एंड जिसको हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम जो फर्स्टली हमने मिक्सचर्स में से या फिर हम सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के हमने जो फ़िल्टर किया था और फिल्टर पेपर पे हमें जो चीज़ें मिली थी वो क्या थी, वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, ठीक है, यानी कि जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की, यानी कि जो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, अब उनको कैसे सेपरेट किया जाएगा? तो उनको सिर्फ एक ही तरीके से सेपरेट किया जा सकता है बाय जब हम क्या करें, इवेपोरेशन करें। इवेपोरेशन में भी हम जो हमारे सॉल्यूशन है उसको ज़्यादा हीट नहीं देनी, थोड़ी हीट देनी है, जिस वजह से वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना यहाँ पे मेन है, ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद ही जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके क्या बनेंगे, प्योर सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है। एंड अगर इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो जो भी इम्प्योरिटीज़ थी जो सॉल्युबल थी वाटर में, वो वाटर के साथ ही रह जाएंगी। एंड अगर वो वाटर के साथ रह जाएंगी तो हम इजीली उसको बाद में नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो हमारे नॉर्मल मेथड से, हमारा जो फिल्टरेशन इवेपोरेशन मेथड है उससे किस तरीके से अलग है एंड ज़्यादा बेस्ट भी है उससे। एंड आगे बढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन इसकी क्या बोल रही है, प्योरिफिकेशन ऑफ अ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड सेकंड है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ फिटकरी फ्रॉम अ इम्प्योर सैम्पल्स। तो हम फिटकरी को इम्प्योर सैम्पल से भी सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट पैरा में। देखो नेक्स्ट पैरा में हमें बोला जा रहा है दस बाय चूजिंग अ वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं इन अबव मेथड, यानी कि इन दोनों मेथड में से कोई सा भी एक मेथड उनके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड हम उन मिक्सचर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वी गेट अ प्योर सब्सटेंस, और हम क्या पा लेंगे, प्योर सब्सटेंस पा लेंगे। एंड हमने सिर्फ 2 ही नहीं पढ़े, हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, तो हम कोई से भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। विद द एडवांसमेंट इन अ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी होती रही है, इम्प्रूवमेंट भी होती जा रही है, तो मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन डिवाइज्ड। तो हम यहाँ पे बहुत सारे
अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, डेवलप्ड करते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। इन अ सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ वाटर वर्क्स। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो जो सप्लाई होता है हमारे घरों में, अब यहाँ पे उसकी बात हो रही है सिटीज़ में किस तरीके से होती है। अ फ्लोर डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क्स इन अ शो इन द फिगर 2.13। अब मैं आपको थोड़ी देर में इसका फिगर दिखाऊंगी जिसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर है उसका सप्लाई किस तरीके से हो रहा है वो मेथड इसमें डायग्राम दिखाया जा रहा है। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम। आपको क्या करना है, इस डायग्राम को देखना है एंड आपको उसके प्रोसेस को लिखना है कि किस तरीके से जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, वो सप्लाई होता है आपके घरों में। द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इन योर क्लासेस। एंड आपको बताना है कि उसके वर्क्स को बताना है एंड आपको उसको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। सो अब हम बात करते हैं प्योरीफिकेशन सिस्टम इन अ वाटर वर्क्स की किस तरीके से प्योरीफिकेशन होता है उस वाटर का जो हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। सो सबसे पहले ये बात आती है रिजर्वर की। रिजर्वर में क्या होता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है एंड उसको फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया जाता है, जिसमें क्या होता है जो सॉलिड्स होते हैं उनको हटाया जाता है, सेपरेट किया जाता है एंड उसके बाद उसको लोडिंग टैंक में भेजा जाता है जहाँ पे उसमें से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जाता है एंड उसके बाद फिल्टरेशन टैंक में उसे भेजा जाता है जहाँ पे जो वाटर है उसे क्या किया जाता है, फाइन सैंड से, ग्रेवल से, कोर्स ग्रेवल से सेपरेट किया जाता है, जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं या रेत वगैरह होती है उनसे। एंड एट लास्ट में उसको क्लोरिनेशन के लिए भेजा जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार दिया जाता है उसमें। एंड एट लास्ट में हमारे घर में क्या पहुंचा दिया जाता है, वाटर का सप्लाई होता है, वाटर पहुंचाई जाती है। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन अ प्रीवियस चैप्टर, अपने प्रीवियस चैप्टर में वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, मैटर्स की। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक अ कलर। हम उनको किस तरीके से ऑब्जर्व करते थे एंड स्पेसिफाई करते थे उसके कलर के बेस पे, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द इंटरकन्वर्शन ऑफ अ स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज। सो ये पे क्या बात हो रही है, जो इंटरकन्वर्शन होता है किसी भी स्टेट का, यानी कि जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं, फिजिकल चेंज होता है ये, ठीक है। बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट अ चेंज इन अ कॉम्पोजिशन, क्योंकि ये जो चेंजेस आते हैं ये बिना किसी कॉम्पोजिशन में चेंज आए होता है, यानी कि इसके जो कंपाउंड्स हैं उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। एंड नो चेंज इन अ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में भी कोई चेंज नहीं होता है एंड कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता है। ऑल्दो आइस, हम ये भी कह सकते हैं जैसे आइस जो है, आइस वाटर एंड वाटर के वेपर्स ऑल लुक अ डिफरेंट। जैसे अगर मैं आइस की बात करूँ तो ये वाटर के उसमें भी होता है फॉर्म में एंड वाटर के वेपर के फॉर्म में भी होता है, बट दिखने में ये डिफरेंट होते हैं एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड भी है एंड ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है एंड ये गैस फॉर्म में भी होता है। बट अगर हम इसको केमिकली में बोला जाए तो केमिकली ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो H2O ही रहता है तीनों ही स्टेट में, ठीक है। सो वो तो चेंज नहीं होता है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये तो क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। एंड उसके बाद है बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर अ लिक्विड। जैसे अगर मैं वाटर और कुकिंग ऑयल की बात करूँ तो ये दोनों तो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। मगर अगर इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। अब ये कैसे डिफरेंट होती है वो पढ़ते हैं। सो यहाँ पे बात हो रही है दे डिफरेंट इन अ ऑर्डर एंड अ फ्लैमेबिलिटी। ये क्या होती हैं, ऑर्डर में एंड फ्लैमेबिलिटी में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो गंध होती है, ठीक है, वो भी अलग होती है एंड इनकी जो ज्वलनशीलता वगैरह होता है उसमें भी क्या होता है, चेंजेस होता है। इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है ज्वलनशीलता, कि कौन कितनी जलती है, यानी कि कौन जलाने का काम करते हैं कौन बुझाने का काम करती है। वी नो दैट, हम क्योंकि जानते हैं ऑयल क्या करती है, जलाने का काम करती है इन एयर में एंड वो जलती है, वेयर एज द वाटर एग्जिस्टिंग फायर, जो और मगर जो वाटर है वो क्या करती है, फायर को बुझाने का काम करती है। इट इज़ दिस अ केमिकल प्रॉपर्टी। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी ही है जो ऑयल को मेक अ डिफरेंट, अलग बनाती है, किससे, वाटर से। सो क्योंकि ऑयल जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, जलना जो होता है वो एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब कोई चीज़ जलती है तो एक सब्सटेंस जो होता है वो रिएक्ट करता है विद अनदर से। अगर मान के चलो मैं कार्बन की बात करती हूँ कि अगर कोई भी कार्बन या लकड़ी को जलाया जाता है तो उसके अंदर होता है कार्बन, एंड जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है यानी कि जलता है तो वो रिएक्ट करता है एक अनदर चीज़ सब्सटेंस से एंड टू अंडरगो अ चेंज। और इस वजह से क्या होता है, चेंज होता है केमिकल कॉम्पोजिशन का, यानी कि उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि उनका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। एंड केमिकल चेंज ब्रिंग्स, केमिकल चेंज ही क्या लाती है, चेंज लेके आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी मैटर की, ठीक है। एंड इसी वजह से जो मैटर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि केमिकल चेंज हुआ। तो वी गेट नाउ अ न्यू सब्सटेंस, एंड उस वजह से हम क्या पा लेते हैं, एक नया सब्सटेंस पाते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जब हम किसी भी कैंडल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो उस टाइम पे फिजिकल चेंज भी होता है एंड केमिकल चेंज भी होता है। तो कैन यू डिस्कस दिस, तो आपके इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज दोनों ही होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ किसी भी बर्निंग कैंडल की, तो ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैंडल है, कैंडल का जो वैक्स होता है वो कार्बन से एंड हाइड्रोजन से बना होता है, ठीक है। एंड जो जलने पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है एंड वाटर के वेपर्स को बनाता है, जो कि एयर में क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज़ कर दिए जाते हैं। सो जो ये रिएक्शन हुआ अभी, वो क्या हुआ, वो केमिकल चेंज था, केमिकल रिएक्शन था, ठीक है। एंड अगर मैं बात करती हूँ दूसरी तरफ कि जो कैंडल है वो मेल्ट हो गया एंड मेल्ट होके अपने साइज़ में भी चेंज हो गया है, ठीक है, एंड वो छोटा हो गया है, तो ये जो चेंज हुआ ये क्या था, ये फिज़िकल चेंज था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कैंडल बर्न होता है तो वो फिज़िकल चेंज भी लेके आता है एंड केमिकल चेंज भी होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।